हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स हब। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड समझ में आएगा। और ये एक शॉर्टकट मेथड है एज़ कम्पेयर टू द मेथड गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। तो चलिए शुरू करने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या है। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये पॉइंट पी एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ओ क्या है? ओरिजिन है। और ओ पी अगर हम ये लाइन ज्वाइन करें तो ये क्या बन जाता है? आपका मॉडुलस ऑफ जेड है। ठीक है। और अब ओ पी और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएंगी उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है। एन एंगल विच ओ पी मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। चाहे आप आर्ग्यूमेंट बोलो या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोलो। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इस डायग्राम में क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक है। अब ये तो डायग्राम है जब आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड समझने से पहले कि कैसे निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वो समझने से पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। आप देखिए, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है। दिस इज योर ओरिजिन। ठीक, लेट दिस बी ओ। ये आपका क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, ये जो इतना पार्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें क्या है? एक्स आपका क्या है? पॉजिटिव। और वाई भी क्या है? पॉजिटिव। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, ये देखिए एक्स पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव है। अब ये आपका क्या है? दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है। ये इतना पोर्शन जो है एक्स डैश ओ वाई, ये आपका क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स नेगेटिव है। एक्स क्या है? नेगेटिव। ठीक है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। और वाई क्या है? पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। नाउ कम्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट को आप देखिए, ये आपका क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। तो एक्स क्या आ गया इसमें? नेगेटिव। और वाई भी क्या आ गया? नेगेटिव। वाई भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे। नाउ दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, ये इतना पोर्शन आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है। एक्स क्या है? पॉजिटिव। और वाई क्या है? ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है। तो वाई क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। समझ में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अब देखिए, व्हेन z लाइज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में होगा। ठीक। तो अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पॉइंट्स में कैसे ले रहे हैं? पी एक्स वाई ले रहे हैं। ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर भी एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव है। ठीक। और ओपी और पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएंगे वो क्या होगा? आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा। अब इन द सिमिलर वे सेकेंड क्वाड्रेंट, जब आपका जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ठीक है। तो जेड कैसे लिखेंगे? माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि एक्स नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, हमने लिखा है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पर हमने माइनस एक्स और प्लस वाई लिखा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा? वो इस फॉर्म में होगा, जेड इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा। अब हमने पढ़ा है ओपी और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो अगर P आपका पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा, इसको हम बोलेंगे थीटा। समझ में आ गया? अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन? एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखेंगे? माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है। माइनस एक्स और माइनस वाई, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। क्लियर? अब ये पॉइंट P हमने ले लिया थर्ड क्वाड्रेंट में और हमने OP ज्वाइन कर लिया। ठीक। तो अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा? ये रहा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और OP के बीच जो एंगल बनेगा, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है थीटा है, वो क्या बन गया? आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बन गया। किस केस में? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। अभी देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका अगर पॉइंट P जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है
वो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखना है, पॉजिटिव x और नेगेटिव y। ठीक, तो इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया OP। ठीक, ये आपका OP बन गया। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये पॉजिटिव x एक्सिस है और ये OP है, इससे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस और OP के साथ जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। क्लियर है, समझ आ गया। लेकिन आपके सिलेबस में हम आर्ग्यूमेंट की जब भी बात करेंगे तो वो हम किसकी बात कर रहे होंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -180 से 180 डिग्रीज तक होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स नेगेटिव 180 और 180 के बीच में ही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू रहेगी। ठीक, तब क्या होगा, तब भी क्या यही सेम आर्ग्यूमेंट ऑफ z बनेंगे, तब भी क्या यही सेम एंगल्स बनेंगे। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए, अगर z आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दैट मीन्स पॉइंट P अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z कौन सा बन रहा था, ये वाला बन रहा था थीटा। अब और आपको ये पता है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्रीज, तो ये तो 90 डिग्रीज से कम ही एंगल बना ना। ठीक है, तो दैट मीन्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए ये वाला एंगल आप ले सकते हो जब z फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, दैट मीन्स -180 से 180 के बीच में होना चाहिए, तो ये तो 90 डिग्री से कम एंगल बन रहा है, तो दैट मीन्स ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आप ले सकते हो। ठीक, जब आप देखिए, जब P सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, दैट मीन्स आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो आपका एंगल कौन सा बन रहा था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कौन सा बन रहा था, ये वाला बन रहा था। तो क्या हम इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं, ये वाले एंगल को। तो अब आप ये वाला एंगल देखिए, ये यहाँ इतना एंगल कितना है, 90 डिग्रीज, और ये पूरा का पूरा एंगल, ये वाला एंगल अगर आप देखो तो ये कितना है, 180 डिग्रीज। तो लेकिन ये एंगल जो थीटा बन रहा है ये 180 से कम बन रहा है, देखो है ना, ये इतना एंगल बन रहा है, तो ये 180 से कम एंगल बन रहा है। तो वही हमें चाहिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए, 180 से कम बनना चाहिए, है ना। तो दैट मीन्स ये भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम ले सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम इसे ले सकते हैं। लेकिन जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या बन रहा था, ये बन रहा था। दैट मीन्स 180 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है ये, है ना। इतना एंगल आपका कितना है, ये वाला पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्रीज इतना, ठीक है ना। तो 180 से ये तो ज़्यादा जा रहा है ना। तो दैट मीन्स इसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है इसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि हमें 180 से कम लेना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंटी क्लॉकवाइज ना लेते हुए हम क्या लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है। जब हमने अभी भी ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, अभी भी देखिए ये OP और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में ही एंगल बन रहा है, OP और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में ही एंगल बन रहा है, लेकिन इस बार हम क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं। अब देखिए ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, इतना क्या है 90, इतना 90 डिग्रीज है, तो 90 डिग्रीज से ज़्यादा है एंगल, ठीक, लेकिन 180 से तो कम है, 180 डिग्री से कम है। तो दैट मीन्स ये -180 से 180 में फॉल कर रहा है ये वाला। दैट मीन्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए हम जब थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो हम क्लॉकवाइज एंगल लेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आर्ग्यूमेंट क्या बन रहा था, ये बन रहा था, और ये सामने दिख रहा है आपको 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बन रहा है। सो दैट मीन्स हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए ना तो ये वाला केस ले सकते हैं और ना ही ये वाला केस ले सकते हैं, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए आप क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो यहाँ पर भी सेम जैसे हमने यहाँ पे किया क्लॉकवाइज एंगल लिया, यहाँ पर भी हम क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, किसके बीच में, OP और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में। तो ये जब हमने क्लॉकवाइज एंगल लिया तो ये आपका 90 से कम एंगल आ गया, दैट मीन्स 180 से कम आ गया। सो दैट मीन्स आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे तो आप ये वाला लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे। क्लियर। और आपको ये भी पता होना चाहिए, तो जब भी हम एंगल क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में जैसे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज था तो ये एंगल पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो जब हम क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो वो नेगेटिव एंगल बन जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब कुछ केसेस हैं कि जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तब आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या आएगी वो हम देखते हैं, ठीक है।
केस 1 है आपका व्हेन z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हमने p जो है वो पॉइंट ले लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आपको ये भी बताया x पॉजिटिव और y पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, किस फॉर्म में होगा, x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, ठीक है, आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दैट मीन्स x और y की वैल्यूज गिवन है, तो आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है, ठीक है। अब x क्या है, ये, ठीक है, और y कौन सा है, ये वाला, तभी ये पॉइंट पी एक्स वाई बना। यहाँ से आपका x होगा और ये y होगा, तभी ये पॉइंट एक्स वाई आया, ठीक है। तो अब देखो आपके पास x और y की वैल्यू है, आपको थीटा निकालना है। x क्या है, अगर मैं यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ, मैं P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ, तो ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है और परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज होता है, tan में यूज होता है, ठीक है ना। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो वही हमने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ परपेंडिकुलर क्या था, y अपॉन बेस है आपका x। अब हमने यहाँ पर मॉडुलस क्यों लिया हुआ, बिकॉज थीटा इज अ रिलेटेड एक्यूट एंगल जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मॉडुलस ले लिया, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, y आपका क्या था, हम इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। सो दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू y के बदले आपने क्या लिखा, इमेजिनरी z अपॉन x के बदले रियल z। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स, tan उस तरफ हो गया, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ठीक। तो दैट मीन्स थीटा था क्या आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z। क्लियर, समझ आ गया। तो ये आपका फर्स्ट केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकाल लिया जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, जब z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमने पॉइंट ले लिया सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, ठीक है, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह का आ जाएगा, -x प्लस आयोटा y, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो यही लिखा मैंने p -x और y, ठीक। ये पॉइंट p कैसे ड्रॉ हुआ, यहाँ से आप -x और यहाँ से y ले लिया आपने, तो ये कितना आ गया, -x y, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे OP और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब देखिए इस केस में आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, OP और पॉजिटिव x एक्सिस के बीच का एंगल, तो वो ये वाला एंगल बन गया, वो क्या बन गया, थीटा। हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। और एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गई, उसको हमने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, ठीक है, उसका जो एंगल बना उसको हमने ले लिया अल्फा। अब आपके पास, आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर tan अल्फा लेना है बिकॉज अल्फा आपके पास एंगल है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस है आपका -x और परपेंडिकुलर इज y, तो ये वही लिखा आपने y अपॉन -x और मॉडुलस हमने लिया हुआ है, ठीक, क्योंकि ये रिलेटेड एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू ये है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है ना। ये आपका y क्या था, y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और -x क्या था, रियल पार्ट ऑफ z, तो इसलिए हमने लिखा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। अब लेकिन ये अल्फा निकला है, हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, ये इतना एंगल हमें बताया, ये पूरा का पूरा कितना है, 180 डिग्रीज, ठीक है। अब 180 डिग्रीज में से मैं ये अल्फा माइनस कर दूंगी, ठीक है, पूरा ये 180 है, इसमें से मैं इतना पोर्शन निकाल दूं तो मेरे पास यही एंगल बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 180 में से अल्फा माइनस करना है, ये पूरा 180 है, इसमें से अल्फा माइनस करना है, तो आपका ये वाला एंगल बन जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स थीटा निकल जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 में से अल्फा माइनस कर देंगे तो ये एंगल बन जाएगा। तो आपने वही लिखा, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। थीटा था क्या, थीटा क्या है हमारा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो थीटा के बदले हमने लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। क्लियर, समझ में आ गया। तो जब z सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आएगा, 180 माइनस अल्फा। और ये याद रखो, जब भी मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोल रही हूँ दैट मीन्स हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो आपके सिलेबस में आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए केस 3,
व्हेन z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमने पॉइंट कहाँ ले लिया, थर्ड क्वाड्रेंट में ले लिया, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव y नेगेटिव, तो वही हमने लिखा यहाँ पे x नेगेटिव y नेगेटिव, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट P ले लिया और इसको ज्वाइन कर लिया OP, ठीक। अब OP और पॉजिटिव x एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा दैट एंगल इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक। और हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये आपकी क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, और इसको हमने ले लिया अल्फा, ठीक है। और ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि हमने क्यों लिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें निकालना है थीटा, लेकिन हम सबसे पहले टैन अल्फा निकालेंगे, ठीक है। तो टैन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे -y, बेस क्या है -x, ठीक है। तो दैट इज -y अपॉन -x का मॉड। टैन अल्फा इज इक्वल टू -y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, -x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, तो -y के बदले हमने इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखा और -x के बदले लिखा रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज अल्फा किसके बराबर हो गया, टैन, इधर चले जाएगा, टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। अब चूंकि ये अभी अल्फा निकला है, आपने क्या निकालना है, थीटा निकालना है। अब फिर से वैसे ही देखेंगे, देखिए ये पूरा एंगल कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 180 डिग्रीज, ठीक है। तो 180 डिग्रीज में से अगर मैं ये अल्फा एंगल माइनस कर दूं तो ये मेरे पास थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो 180 में से अल्फा माइनस करेंगे तो थीटा आ जाएगा, लेकिन दिस टाइम आपका एंगल क्या है, हमने देखो आपका जो एंगल है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसलिए नेगेटिव लगाना है। तो वही लिखा हमने, 180 माइनस अल्फा तो लिखा, लेकिन साथ में क्या लिखना है, नेगेटिव लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो दिस इज 180 माइनस अल्फा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 माइनस अल्फा, लेकिन माइनस बाहर लगाना है, तो वही हमने किया, -180 माइनस अल्फा। ये जो हम पाई लिख रहे हैं ना, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है, ठीक है। तो थीटा है क्या आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपका आ गया -180 माइनस अल्फा। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जब z होगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू ये रहेगी। आपने ये याद रखना है, ये सभी जो मैं आपको समझा रही हूँ आपने ये वैल्यूज याद रखनी है। कौन सी वाली, कि जब z फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, जब z सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। तो z थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, ये वाली वैल्यू भी आपने याद रखनी है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, जब z फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो व्हेन z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमने पॉइंट P कहाँ ले लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा, x माइनस आयोटा y, तो z हमने लिख लिया x माइनस आयोटा y, ठीक है। तो सेम वैसे ही हमने टैन, या इसको, इस एंगल को हमने नाम दे दिया अल्फा, ठीक है। तो सेम वैसे ही टैन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर -y, बेस आ गया आपका x, तो -y अपॉन x, लेकिन -y था क्या, इमेजिनरी z, तो -y के बदले इमेजिनरी z, x आपका क्या था, रियल पार्ट ऑफ z, तो x के बदले हमने लिखा रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो अल्फा किसके बराबर आ गया, टैन इनवर्स दिस। तो अभी तो ये आपने अल्फा निकाला, ठीक है, ये क्या निकल गया अल्फा, लेकिन आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा है क्या आपका, OP और पॉजिटिव x एक्सिस के बीच में एंगल, तो दैट मीन्स यही वाला एंगल जो अल्फा निकला वही आपका थीटा है ना। तो ये आपका क्या है, थीटा है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू अल्फा, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए इसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, और थीटा आपका है क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो थीटा के बदले लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस अल्फा। समझ में आ गया। तो फोर्थ केस में जब z आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, उसकी वैल्यू माइनस अल्फा। समझ में आ गया। अब देखिए फोर्थ केस, अगर आप देखो अल्फा कितना निकला, टैन इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z। पीछे वाले केस देखते हैं, उनमें भी अल्फा देखते हैं क्या निकल रहा था। थर्ड केस में भी अल्फा निकला, टैन इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z। सेकेंड केस में भी अल्फा कितना निकला, टैन इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z। तो यहाँ पर भी देखो, अगर आप टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल z, ये है किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है ना, अल्फा ही निकल रहा है हर केस में, तो इसको भी हम अल्फा लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स फर्स्ट केस में आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर आ गया, अल्फा के, तो दैट मीन्स
थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये कौन से केस में आ गया? फर्स्ट केस में आ गया, जब z फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ठीक है, तो अब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ हैं। ये सारा का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ में आए कि ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z हम क्यों ले रहे हैं माइनस अल्फ़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड में 180 माइनस अल्फ़ा, ऐसा क्यों ले रहे हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वैल्यूज़ याद रखनी है। ठीक है, तो वो कैसे याद रखेंगे आप देखिए, ये मैं क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट ले लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर था? अल्फा के। ये हमने निकाला है, देखो थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर होगा? अल्फा के। ठीक, और सेकंड केस में हमने क्या निकाला? आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर है? 180 माइनस अल्फा। ठीक है, ये देखिए हमने निकाला सेकंड केस में, जब z सेकंड क्वाड्रेंट में था तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z 180 माइनस अल्फा, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे 180 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड केस में। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा z, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर होगा? माइनस 180 माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर 180 माइनस अल्फा और यहाँ पर माइनस 180 माइनस अल्फा। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर हो जाएगा? माइनस अल्फा के। ठीक है, समझ में आ गया? ये चार वैल्यूज़ आपको याद रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में z होगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z तब क्या आएगा। अब बात करते हैं अल्फ़ा की, जो हमने निकाला है। अल्फ़ा किसके बराबर है? वेयर, आप यहाँ पे लिखेंगे वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z, और ये चार वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और निकालते हैं इसको, देखते हैं कैसे निकालना आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो। सपोज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करोगे, रफ में कर लेंगे। कंपेयर किसके साथ करना है? z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y के साथ। इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो x के बदले यहाँ क्या लिखा हुआ है? -1, तो x क्या आ गया आपके पास? -1, और y के बदले क्या है? दैट मीन्स आयोटा के साथ जो लगा होगा दैट इज y, तो आयोटा के साथ यहाँ क्या लगा हुआ? 1, तो y कितना आ गया? 1। और x देखो यहाँ से x नेगेटिव आ गया ना, और y कितना आ गया? पॉजिटिव। अब आप क्वाड्रेंट्स देखेंगे कहाँ पर x नेगेटिव होता है और कहाँ पर y पॉजिटिव होता है। ठीक है, कि x नेगेटिव दैट मीन्स टुवर्ड दिस, y पॉजिटिव दैट मीन्स पॉजिटिव y एक्सिस, तो दैट मीन्स आपका जो z होगा वो कहाँ पर होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे सिंस x इज नेगेटिव एंड y is positive, therefore z lies in second quadrant। ठीक है, आपको पता चल गया z कहाँ पर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक, अब आपने क्या करना है? इसका रियल पार्ट देखना है और इमेजिनरी। रियल पार्ट ऑफ z क्या है यहाँ पे? -1। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है यहाँ पे? जो भी आयोटा के साथ होगा दैट इज इमेजिनरी 1। ठीक, अब आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर होता है? अभी देखिए हमने बनाया, अभी हमने देखा सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर है? 180 माइनस अल्फा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर लिख देंगे आप? 180 माइनस अल्फा। ठीक है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा क्या है? tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी z अपॉन रियल z। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज अल्फा किसके बराबर आ गया? tan इनवर्स इमेजिनरी z कितना आ गया? 1। रियल पार्ट ऑफ z इज -1, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ -1, 1 अपॉन -1 इज -1, तो मॉड लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव tan इनवर्स 1। तो tan की अब यहाँ पर देखो वैल्यूज दी होती है, इनवर्स में क्या करना होता है? जैसे इनवर्स दिया हुआ है 1, तो आपने देखना है कौन सी डिग्री पे tan की वैल्यू 1 आती है।
45 डिग्रीज पे आती है ना 1, है ना। tan 45 आपको पता है कितना होता है, tan 45 इज इक्वल टू, आपको पता है, देखिए tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज 45 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इस तरफ आ गया तो आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 1 इक्वल टू कितना आ गया 45। तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 45 डिग्रीज। अब इसी 45 डिग्रीज को पाई की टर्म्स में लिखना होगा, तो हम कैसे लिखते हैं, पाई अपॉन 4। पाई कितना बताया मैंने, 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 4 करेंगे कितना आ जाएगा 45 डिग्रीज। तो कितना आ गया आपके पास, tan इनवर्स 1 कितना आ गया, पाई बाय 4। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 के बदले आप क्या लिखेंगे, पाई बाय 4। ये आपका क्या निकल गया, अल्फा। इसको ले लेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना बन गया आपके पास, 180 माइनस अल्फा। तो 180 माइनस अल्फा क्या है, निकाला हमने पाई बाय 4। तो कितना आ गया यहाँ से, 4 पाई माइनस पाई बाय 4। तो ये कितना आ गया आपके पास, 3 पाई बाय 4। तो आपने क्या किया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकाल लिया, जिसका आंसर क्या आ गया, 3 पाई बाय 4। समझ में आ गया, सिंपल था। हमने सबसे पहले क्या किया, क्वाड्रेंट देखा, रियल पार्ट ऑफ z निकाला, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निकाला। हमें ये फार्मूला याद करना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेनी है, ये वाली डायग्राम, ये सारी वैल्यूज़ की फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड और फोर्थ में क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू, ठीक है। तो बस वही यूज़ किया हमने, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z 180 माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू भी आपने याद रखनी है, ये याद रखना है आपने, ठीक है, ये याद रखना है। बस हमने ये इस तरीके से हमने ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकाल लिया, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी हमने पढ़ा है आज। थोड़ा सा लेंथी है, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये वैल्यूज़ डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट क्यों आई, जस्ट मैंने वो एक्सप्लेन किया है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपल ये टेबल याद रखना है, ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू याद रखनी है। तो आप इसकी हेल्प से आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकाल पाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, ठीक है। दैट इज़ वेरी इजी, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप उसको अच्छे से निकाल पाओगे, क्लियर है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।